जैसे ही उस चमकती हुई रोशनी ने निर्भय पर वार किया, निर्भय अपने होश खो बैठा। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पीछे से कोई छुपकर उस पर वार करने की कोशिश कर रहा है। वो तो अपने स्किल्स डेवलप करने में बिजी था। आह! और तभी एक तेज झटके के साथ निर्भय जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, पर वो अपना होश खोता उससे पहले ही आदित्य ने उसे पकड़ लिया और सामने की दिशा में देखने लगा। पर वो आभा अब तक वहां से गायब हो चुकी थी, जिस वजह से आदित्य को एहसास ही नहीं हुआ कि निर्भय किसी के वार की वजह से बेहोश हुआ है। आदित्य को लगा कि निर्भय ट्रेनिंग लेते लेते बेहोश हुआ है, इसलिए ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए निर्भय से कहा, निर्भय, ये क्या है? अगर तुमसे सीखा नहीं जा रहा तो फिर क्यों अब तक यहां रुके हुए हो? यहां से चले क्यों नहीं जाते? निर्भय को समझ नहीं आया कि आदित्य किस बात पर उससे गुस्सा हो रहा था। उसने हैरानी में कहा, सर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं और अभी। इससे आगे निर्भय कुछ कह पाता, आदित्य ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं सुनना तुम्हारे बहाने। मुझे तुम्हें देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि तुम सीखना ही नहीं चाहते हो। आदित्य की बात सुन निर्भय ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? आप खुद देख रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं। आदित्य की देखरेख में निर्भय भले ही ज्यादा कुछ ना सीख पाया हो, पर वो अपने लिए स्टैंड लेना जरूर अच्छी तरह सीख गया था। आदित्य इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो इससे ज्यादा निर्भय से कुछ भी सुनने की हिम्मत में नहीं था, इसलिए वो गुस्से में वहां से बाहर निकल गया और निर्भय वहीं अकेला रह गया। आदित्य के वहां से जाते ही वहां बाकी के जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें निर्भय का मजाक बनाने का मौका मिल गया था। उनमें से एक ने कहा, बड़ा आया ब्रह्मांड रक्षक बनने वाला, खुद की तो रक्षा कर नहीं पाता, ब्रह्मांड की खाक करेगा। उनमें से दूसरे ने भी हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है ये किसी काबिल नहीं है। अरे ये तो एक वेल ट्रेन्ड सिपाही भी नहीं बन सकता, तो रक्षक की तो बहुत दूर की बात है। उसी के समर्थन में तीसरे ने भी कहा, इस बार ब्रह्मांड ने बहुत बड़ी गलती की है इस लूजर को अपना रक्षक बनाने की। अब तक तो निर्भय चुपचाप सब सुन रहा था, पर जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसने उन तीनों स्टूडेंट्स जो उस पर तंज कस रहे थे, उन पर हमला कर दिया। पर वे स्टूडेंट्स पहले ही बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने अच्छी तरह अपना बचाव किया और उल्टा निर्भय को ही जमीन पर गिरा दिया। जा पहले खुद को मजबूत बना, फिर आना मुझसे मुकाबला करने। इन्हीं तीन में एक, जिसका नाम अभय था, उसने गुस्से में निर्भय को कहा और अपने साथियों के साथ वहां से आगे बढ़ गया। उनके जाते ही निर्भय अपनी आंखों में आंसू लेकर धीरे से बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मान सकता। जहां एक तरफ निर्भय के साथ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हेल के सीक्रेट महल के एक कमरे में बेला तितली, एक सैनिक और एक आध्यात्मिक आभा मौजूद थी। वे तीनों ही अध्यक्ष देवेंद्र के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उन तीनों के हाव भाव बहुत ही अजीब थे। सबके सब डरे हुए थे और सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा देवेंद्र गुस्से में उन सबको घूर रहा था। घूरते हुए उसने आध्यात्मिक आभा की तरफ अपना रुख किया और चिल्लाते हुए बोला, किससे पूछकर तुम उस पर हमला करने गए थे? उस आध्यात्मिक आभा ने अपने तेज को बढ़ाया और सामने प्रकट हो गया। इसके बाद वो सर झुकाकर बोला, सेनापति, मैं उसकी तरक्की में विघ्न डालने गया था ताकि वो कामयाब ना हो सके। उस इंसान की बात सुनकर देवेंद्र ने कहा, वंशज, तुमने इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बिना ही उठा लिया। उस आध्यात्मिक आभा का नाम जो अभी यहां प्रकट हुई थी और जो निर्भय को चोट पहुंचाने गई थी, उसका नाम ही वंशज था। देवेंद्र की बात सुन वंशज और बाकी सभी ने हैरानी से पूछा, हम ये काम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं ना? हर बार मैं ब्रह्मांड रक्षक के रास्ते में कांटा बनने जाता हूं और उसकी शक्तियों को कम करता हूं, तो इस बार क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? देवेंद्र ने वंशज की बात का जवाब देते हुए कहा, इसके पीछे एक वजह है जो समय आने पर तुम सबको पता चलेगी। अभी मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनो। और इसी के साथ देवेंद्र ने उन तीनों को कुछ बताया, जिसे सुनकर उन तीनों के ही चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वे सब एक खूंखार हंसी हंसने लगे। ट्रेनिंग रूम में उन स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बाद निर्भय खुद पर और मेहनत कर रहा था। वो इस वक्त बड़े बड़े हथियार उठाने की कोशिश कर रहा था और आदित्य अपने मेंटर के साथ दूर से खड़ा खड़ा उसे निहार रहा था। आदित्य ने देखा
कि निर्भय प्रैक्टिस के माध्यम से संघर्ष कर रहा है, पर उसकी चाल धीमी और असंगठित है। और प्रोग्रेस न होने की वजह से आदित्य ने निराश होकर अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता कि क्या मैं उसे सिखाना जारी रख सकता हूं। उसने अपने मेंटर से कहा, जो किनारे पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उस मेंटर ने निर्भय की तरफ चिंता से देखा। वो जानता था कि निर्भय के पास शारीरिक शक्ति और गति की कमी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि निर्भय के पास एक दृढ़ संकल्प और लचीलापन है जो हर किसी के पास नहीं होता। ये देखकर उसने आदित्य से कहा, उसे भी सिखाना जारी रखो, वो आगे जाएगा। वो धीमा हो सकता है, लेकिन वो समर्पित और मेहनती है। उसे खुद को साबित करने का मौका दो। ये सुनकर आदित्य हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने अपने मेंटर की बात की रिस्पेक्ट की और निर्भय को एक और मौका देने के लिए राजी हो गया। उसने ट्रेनिंग के लिए एक नया नियम तैयार किया, जो निर्भय की सीखने की शैली को पूरा करने के साथ साथ ताकत और गति के निर्माण पर भी केंद्रित था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से निर्भय ने थोड़ी थोड़ी प्रगति करनी शुरू कर दी। अब आदित्य भी निर्भय की दृढ़ता और समर्पण से प्रभावित हुआ और उसे भी निर्भय में क्षमता दिखाई देने लगी। और जैसे जैसे निर्भय ने ट्रेनिंग लेना और सुधार करना जारी रखा, उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत शारीरिक क्षमताओं या गति से नहीं, बल्कि उसके दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से आती है। वो जानता था कि कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है और वो कुछ भी हासिल कर सकता है जो उसने अपना मन बनाया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निर्भय ने अपने कौशल में कुछ सुधार दिखाया, लेकिन वो अभी भी बाकियों से बहुत पीछे था। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो उनकी गति और शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था, जिससे आदित्य भी कहीं न कहीं नाखुश था। अब जब एक हफ्ता पूरा हो गया था, तो आदित्य ने निर्भय की शक्तियों का एक टेस्ट रखा और उसने इस बारे में सबको खबर दी। यहाँ तक कि उसने निर्भय के दादाजी बलदेव को भी यहाँ बुलाया, ताकि वो देख सके कि उनके पोते ने कितनी मेहनत की है और वो किस तरह खुद को मजबूत बना रहा है। और अगर आज निर्भय हारता है, तो भी आदित्य ने मन बना लिया था कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा और सिखाने से साफ साफ मना कर देगा। एक छोटे से मैदान में आदित्य, उसके मेंटर और बलदेव बैठे थे। वहीं कुछ दूरी पर कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे और बीचों बीच निर्भय मौजूद था। निर्भय को आज 3 टेस्ट देने थे। अगर तीनों में से वो 2 में पास हो जाता, तो आदित्य उसे आगे सिखाने के लिए तैयार था। लेकिन अगर वो एक ही में पास हुआ, तो फिर वो निर्भय को वापस उसके दादाजी के हाथों में सौंपने वाला था, जिस बारे में उसने बलदेव को साफ साफ बता दिया। बलदेव पहले तो चिंतित हुए, पर उन्हें अपने पोते पर भरोसा भी था। निर्भय को इस वक्त एक लंबी लकड़ी के बीच में लटके रिंग में से कूदकर बाहर निकलना था और रिंग के आसपास आग जल रही थी। निर्भय को इस रिंग से इस तरह छलांग लगानी थी कि आग उसके शरीर को स्पर्श भी न कर पाए। वैसे तो निर्भय को यह सब आदित्य ने एक ही बार सिखाया था, लेकिन फिर भी निर्भय इसके लिए हिचकिचा नहीं रहा था। पर अपनी किस्मत पर उसे जरा सा भी भरोसा नहीं था, जिस वजह से उसे घबराहट हो रही थी। निर्भय ये सब सोच ही रहा था, तभी एक आवाज आई। क्या सोच रहे हो निर्भय? अपने पहले टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें इस रिंग से होते हुए गुजरना है, तो इंतजार मत करो और खुद को प्रूव कर कर दिखाओ। निर्भय ने आदित्य की तरफ अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए उस रिंग में से छलांग लगाने को हुआ, पर दुर्भाग्यपूर्ण उसका पैर पेड़ की लकड़ी में अटक गया, जिस वजह से उसके शरीर पर काफी हिस्से में तपती आग ने कई निशान छोड़ दिए। तब लोग निर्भय को उदासी से देख रहे थे। बलदेव तो खुद परेशान थे कि उनके पोते के साथ हो क्या रहा है। ये देखकर आदित्य ने माइक में कहा, सॉरी निर्भय, तुम पहले टेस्ट में फेल हो गए हो, पर अब बारी है अगले टेस्ट की। अगले टेस्ट में तुम्हें लकड़ी के उस बोर्ड को 4 बार तोड़ना है, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो। इतना कहते कहते आदित्य रुक गया और उसने आगे कहा, खेल शुरू करते हैं। निर्भय के सामने लकड़ी के एक बोर्ड को रख दिया गया और आदित्य ने उसे इशारा किया, जिसके बाद निर्भय ने एक के बाद एक हमले उस बोर्ड पर किए। हालांकि उसके हमलों से बोर्ड टूटा तो जरूर, लेकिन 7 बार में, और शर्त थी 4 बार की, जिस वजह से निर्भय इसमें भी फेल हो गया। हालांकि इस दौरान निर्भय को काफी चोट आ गई थी। उसके हाथों की हथेली से खून का रिसाव हो रहा था, जिसे देखकर बलदेव को हल्की सी तकलीफ भी हो रही थी, पर उसे अपने आप को कठोर दिखाना था, जिस वजह से वो शांत बैठा था। ओह निर्भय, एक बार फिर तुम फेल हो गए। अब अगली चुनौती तुम्हारे सामने है। तुम्हें बिना देखे हवा में ही अपनी तरफ बढ़ते निशाने को पकड़ना है।
ये सुनकर निर्भय चौंक गया, क्योंकि उसे आदित्य ने ये नहीं सिखाया था, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एक स्टूडेंट ने आकर निर्भय की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर हवा में उड़ता हुआ एक भाला उसकी तरफ उछाल दिया। निर्भय ने इसका कोई भी अभ्यास नहीं किया था। उसने बस अपने दिमाग को केंद्रित किया और अपने सुनने की ताकत को बढ़ाया, जिस वजह से उसे उस बढ़ते हुए भाले को रोकने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई और अगले ही पल वो भाला निर्भय के हाथों में था। ये देखकर आदित्य और बाकी सब हैरान रह गए। सबके हाथ अपने आप ही ताली के लिए उड़ गए और तभी अचानक ही आदित्य के मुंह से निकला, ये कैसे? मैंने तो इसे ये सब सिखाया भी नहीं था। कैसे किया था निर्भय ने ये सब? और क्या निर्भय की ये ताकत देखकर आदित्य बदल देगा अपना फैसला? और क्या होगा अगर आदित्य ने निर्भय को ट्रेन करने से मना कर दिया तो? क्योंकि निर्भय हो गया है इस टेस्ट में फेल। कैसे आगे बढ़ेगा अब निर्भय? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दंग रह गया। उसने जो टेक्निक्स उसे नहीं भी सिखाई थी, उन्हें भी निर्भय बखूबी निभा रहा था। और ये सब देखकर आदित्य को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने ऐसी शर्त रखी जिसे अब वो चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। उसकी शर्त के मुताबिक निर्भय हार गया था और अब निर्भय को अपने दादाजी के साथ वापस जाना था। ये सोचकर आदित्य ने अपने मेंटर से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। भले ही ये स्लो है, बट है काफी होशियार और अब मुझे इसे अलविदा कहने में बहुत पछतावा हो रहा है। आदित्य की बात सुनकर उसके मेंटर ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये स्टूडेंट स्लो हो सकता है पर हार नहीं सकता। अगर तुमने इस पर बखूबी ध्यान दिया हो तो तुम समझ पाते कि इसने अपने अंदर अलग अलग सेंसेस को जगा रखा है। ये बहुत ही होनहार है। अपने मेंटर की बात सुन आदित्य ने कहा, पर अब कोई फायदा नहीं, अब इसके दादाजी इसे अपने साथ ले जाएंगे। आदित्य और उसके मेंटर बातें कर ही रहे थे, तभी बलदेव भी उनके सामने आया और आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, आदित्य, जैसी तुम्हारी शर्त थी उस हिसाब से मेरा पोता हार गया है, तो अब मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। बलदेव की बात सुनकर भी आदित्य बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आदित्य को शांत देखकर बलदेव ने आगे कहा, हर कोई अपनी गति से सीखता है और निर्भय को धैर्य और समर्थन की जरूरत है, कठोर उपचार की नहीं। निर्भय के दादा की समझदारी भरी बातें सुनने के बाद आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने निर्भय के लिए और अपने बर्ताव के लिए बलदेव से माफी मांगी। उसने तब से और अधिक धैर्यवान और सहयोगी बनने का वादा किया, पर अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब बलदेव निर्भय को यहां छोड़कर नहीं जाने वाले थे। नहीं आदित्य, अब मैं निर्भय को अपने साथ ले जा रहा हूं, उम्मीद है तुम समझोगे। इतना कहने के साथ बलदेव वहां से आ गए और आदित्य उम्मीद भरी निगाहों से मेंटर को देखने लगा। जाने से पहले निर्भय आदित्य के पास आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू आदित्य सर, आपने मुझे जो भी सिखाया उसे मैं अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्द ही मुलाकात होगी। निर्भय अपनी बात कहकर अपने दादाजी बलदेव के साथ वहां से आगे बढ़ता गया और आदित्य भौचक्का सा खड़ा बस उसे निहारता रह गया। अब वो चाहकर भी उसे नहीं रोक पा रहा था। निर्भय आदित्य के कोचिंग सेंटर से वापस आ रहा है, ये बात बहुत जल्द हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई, जिस वजह से लोग आपस में एक बार फिर निर्भय की ताकत को लेकर बातें करने लगे। देखो, महान कोच आदित्य ने भी उसे बाहर कर दिया, अब कैसे बनेगा वो ब्रह्मांड रक्षक? मुझे तो ये सोचकर चिंता हो रही है कि वो हमारे गांव की रक्षा कर भी पाएगा या नहीं। पता नहीं इस बार उसकी वजह से हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की बातें निर्भय के बारे में हर जगह हो रही थी। गांव वाले ये सोचकर परेशान थे कि एक कमजोर सा दुबला पतला लड़का कैसे इस गांव की रक्षा कर पाएगा। और वहीं निर्भय के घर पर उसकी चाची और उसके कजिन उसका मजाक उड़ाने पर तुले हुए थे। निर्भय की चाची रीना तो पहले से ही गुस्से में थी, जब से उन्होंने सुना था कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने उनके बेटे रोहित को छोड़कर निर्भय को चुना है। तभी से वो गुस्से में जल रही थी और आज उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल गया था। पापा जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इसके बस का कुछ नहीं है।
और ना ही ये कुछ कर पाएगा। अरे ब्रह्मांड से कोई गलती हुई है, वो इस जैसे कमजोर बच्चे को अपने रक्षक के रूप में कभी नहीं चुन सकता। और देखिए तो, इसे तो महान कोच आदित्य ने भी बाहर कर दिया। अब किस बल पर आप इसे रक्षक बनाएंगे? रीना की कड़वी बातें बलदेव और गौतम चुपचाप सुन रहे थे। इतनी ही देर में निर्भय ने अपनी तेज लाल आंखों से रीना की तरफ देखा, पर रीना तो बेखौफ बोले जा रही थी, जैसे उन्हें किसी का डर ही ना हो। पापा जी, मेरी मानिए तो आप रोहित को रक्षक के रूप में तैयार कीजिए। वैसे भी ब्रह्मांड की शक्तियों ने छुआ तो इसे भी है, तो ये भी एक रक्षक बन सकता है। आप बेफालतू में इस मरियल शरीर पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बलदेव अब तक चुपचाप रीना की कड़वी बातें सुनते जा रहे थे, पर अब उनसे सहन नहीं हुआ। वो गुस्से में बोले, ब्रह्मांड से कभी कोई गलती नहीं होती। ब्रह्मांड ने अगर इसे चुना है तो यही रक्षक बनेगा। समझ गए तुम सब? और अब से मैं इस मैटर पर कुछ भी नहीं सुनना चाहता। बलदेव का ओहदा इतना बड़ा था कि गांव भर उनके सामने सर झुकाता था, पर रीना बेखौफ सी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलती ही रहती थी। बलदेव का गुस्सा देखकर गौतम ने भी अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा, पिताजी, मुझे नहीं लगता रीना कुछ गलत कह रही है। आप भी जानते हैं कि निर्भय कितना कमजोर है, फिर क्यों आप बेफालतू में उस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अब गौतम के मुंह से भी वही बात सुनकर बलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में निर्भय का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की तरफ लेकर आगे बढ़ गए। निर्भय को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, अरे दादाजी, कहां लेकर जा रहे हैं आप मुझे? बलदेव ने गुस्से में कहा, तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो, बाकी मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां तुम्हें ले जा रहा हूं। बलदेव की बात सुनकर निर्भय चुपचाप आगे बढ़ने लगा। बलदेव निर्भय को लेकर अपने कमरे में गए और उन्होंने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें ऐसा करते देख निर्भय ने हैरानी से पूछा, दादाजी, आप मुझे यहां लेकर क्यों आए हैं? क्या बात है, बताइए तो सही। निर्भय की बात सुनकर बलदेव ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोले, बिल्कुल चुप रहो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। बलदेव को गुस्से में देख निर्भय शांत हो गया और चुपचाप कमरे के चारों तरफ देखने लगा। दादाजी के कमरे में कुछ ज्यादा सामान नहीं था, केवल एक बेड, अलमीरा और एक पुराना संदूक रखा हुआ था। निर्भय चुपचाप ये सब देख रहा था। तभी उसकी नजर अपने दादाजी यानी कि बलदेव पर गई और उसने देखा कि उसके दादाजी अपनी आंखों को बंद कर कुछ बुदबुदा रहे हैं। उन्हें इस तरह देखकर निर्भय हैरान रह गया और तभी बलदेव के शरीर से एक तेज ऊर्जा संचालित हुई और हवा में उड़ते हुए कमरे के एक कोने में जाकर रुक गई। उस ऊर्जा के रुकते ही बलदेव ने निर्भय का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उस ऊर्जा के आर पार हो गए और फिर अगले ही पल निर्भय अपने दादाजी के साथ एक अलग ही कमरे में था। एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत सी अलग अलग चीजें रखी हुई थीं। निर्भय ने ध्यान से देखा तो उस कमरे में एक तरफ अलग अलग हथियार रखे हुए थे, वहीं पास में कुछ मशीन्स रखी हुई थीं और वहां बाहर एक बालकनी भी थी। ये सब देखकर निर्भय बहुत ही शॉक था। वो हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर कर उस कमरे को देख रहा था। वो एक पल कमरे को देखता तो दूसरे पल अपने दादाजी को। बलदेव ने जब निर्भय को इस हाल में देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, हैरान मत हो निर्भय, आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। निर्भय ने बलदेव की बात सुन हैरानी से पूछा, आप? हाँ, मैंने कई वर्षों पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आगे कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं दूंगा, पर आज वक्त ऐसा है कि मुझे मजबूरी में अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ रहा है। खैर, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मैं खुश हूं कि मुझे तुम्हें सिखाने का मौका मिल रहा है और आज जिस कमरे में तुम मेरे साथ आए हो, ये वही कमरा है जहां मैंने शक्तियां ग्रहण की थी। ये एक बहुत ही पवित्र कमरा है। यहां कोई भी हमारे रास्ते का कांटा बनने नहीं आएगा और ना ही कोई तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इसके बाद बलदेव ने आगे कहा, देखो निर्भय, मेरी हर बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि तुम होनहार हो और ये सब कर सकते हो, तो अगर तुम्हें ब्रह्मांड रक्षक बनना है तो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। खुद को बेहतर तरीके से समझना शुरू करना होगा
जिसकी मदद से तुम लोगों की रिस्पेक्ट करना भी सीखोगे। तुम्हें सबसे पहले खुद को निपुण करने के लिए धरा टेक्निक सीखनी होगी। इसके लिए तुम्हें रेसिंग, कराटे, मुक्केबाजी और कार्डियो सीखना होगा। और इसके लिए मैं तुम्हें अभी से चैलेंज करता हूं। शुरू हो जाओ मेरे होनहार शेर। बस अब क्या था, जैसे ही बलदेव ने निर्भय का मनोबल बढ़ाया, निर्भय ने बिना देरी किए खुद को एक सीधी पोजीशन में स्थिर किया और सामने की दिशा में भागने लगा। बलदेव निर्भय को भागते हुए देख रहे थे, साथ ही उनकी नजर घड़ी पर भी थी। वो निर्भय और घड़ी दोनों पर साथ साथ नजर रख रहे थे, साथ ही निर्भय से कह रहे थे, निर्भय और तेज भागो जल्दी, ऐसे नहीं और तेज भागो, तभी जीत पाओगे। और फिर 5 मिनट में 1 चक्कर लगाने वाला निर्भय अब 1 मिनट में 5 चक्कर लगा रहा था। ये देखकर बलदेव काफी खुश थे। जहां एक तरफ बलदेव निर्भय को अपनी देखरेख में सिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हिल के सीक्रेट महल में एक बार फिर वंशज और बेला तितली आमने सामने थे। बेला तितली इस वक्त अपने पूरे रूप में थी। वो एक तितली के भेष से निकलकर इस वक्त एक सुंदर लड़की के रूप में खड़ी थी और वंशज उसे घूर रहा था। ऐसा क्या घूर रहे हो? मेरी जानकारी 100% सही है। निर्भय को उस ट्रेनर ने अपने यहां से निकाल दिया है और अब उसके पास ट्रेनिंग के लिए कोई कोच नहीं है। बेला तितली की बात सुन वंशज ने धीरे से पूछा, तुम जानती हो ना कि तुम क्या कह रही हो? आज से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार आदित्य ने हर ब्रह्मांड रक्षक को ट्रेन किया है, तो इस बार कैसे? ये मुमकिन नहीं है। वंशज की इस बात पर बेला तितली ने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर देख क्यों नहीं लेते? बेला तितली की बात मानकर वंशज ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वो ट्रेनर के रूम में पहुंच गया और वहां उसने देखा कि सारे बच्चे वहां मौजूद हैं, सिवाय निर्भय के। और ये देखकर उसे सब समझ आ गया। यहां दूसरी तरफ निर्भय अब भाग भाग कर थक गया था। उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल बलदेव के सामने अपने हाथ पैर मूव कर उनके साथ मुक्केबाजी करने लगा। बलदेव भी हैरान थे कि एकदम निर्भय में इतनी शक्ति कहां से आ गई, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि निर्भय की शक्ति इस पवित्र कमरे की शक्ति से मिलकर दुगनी हो गई है, जिस वजह से वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। निर्भय की प्रोग्रेस दिन पर दिन सुधरने लगी। अब मरियल सा दिखने वाला निर्भय अगले 1 हफ्ते में फिट फाट दिखने लगा। उसके शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आए, पर उसकी मसल स्ट्रांग हो गई और वो भी काफी एनर्जेटिक हो गया। इस बीच बलदेव ने भी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर निर्भय को ट्रेन किया। हर रोज की तरह आज भी निर्भय और बलदेव उसी पवित्र रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी वहां एक गुलाबी रंग की रोशनी चमकी और एक भविष्यवाणी हुई, जिसे सिर्फ बलदेव सुन पाया। और उस भविष्यवाणी को सुन बलदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या सुना था बलदेव ने? भविष्यवाणी जो अभी अभी हुई थी, उसे सिर्फ और सिर्फ बलदेव ही सुन पाए थे। और जैसे ही उन्होंने इस भविष्यवाणी को सुना तो वो हैरान रह गए और उनके कदम लड़खड़ाने लगे। बलदेव, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम जो जो सिखाना चाहते हो अभी अपने पोते को सिखा दो, बाद में पता नहीं मौका मिले या ना मिले। ये बात सुनकर बलदेव सबसे ज्यादा शॉक थे। आज पहली बार ये भविष्यवाणी हुई थी जो इस तरह की बात कर रही थी, वरना बलदेव के हिसाब से तो उसे अभी बहुत जीना था, पर वो इन सब का मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी निर्भय ने बलदेव को इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ दादाजी, इतने परेशान क्यों हैं आप? बलदेव निर्भय को नहीं बता सकते थे कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना, इसलिए उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम कंटिन्यू करो, तुम्हें सीखना है और बहुत आगे भी जाना है। निर्भय को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी उससे क्या छुपा रहे थे, पर कुछ तो था, उसे इतना समझ आ गया था। निर्भय अपने दादाजी के घर के आंगन में खड़ा था और अपने स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहरी सांस ले रहा था। निर्भय को आदित्य के पास से आए हुए काफी दिन हो गए थे और वो अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा था। निर्भय अपनी ट्रेनिंग में अपना सारा प्रयास लगा रहा था। उसकी गति अभी भी धीमी थी और शक्ति की कमी थी, लेकिन फिर भी वो सुधार करने के लिए दृढ़ था। जब वो अभ्यास कर रहा था
तो उसके दादाजी बलदेव ने उसे देखा। उसे देखकर उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। तुम अच्छा कर रहे हो माय चैंप, अब मैं तुम में पहले से ही सुधार देख सकता हूं। अपने दादा की बातों से मोटिवेट होकर निर्भय मन ही मन मुस्कुराया। थैंक यू, आपकी मदद से मैं अपनी स्किल्स में और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा हूं। वो भले ही ऐसा कह रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। और तभी अचानक गेट के पास कदमों की आहट हुई, जिससे बलदेव का ध्यान उस तरफ चला गया और अचानक ही वो घबराए और परेशान से नजर आने लगे, मानो उन्हें किसी बात का अंदाजा लग गया। उन्होंने निर्भय की तरफ देखकर कहा, यहीं रुकना। और इसी के साथ बलदेव अपने हाथों में तलवार थामे दरवाजे की तरफ पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अचानक ही उन्होंने ब्लैक कपड़ों में कुछ गुंडों के ग्रुप को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिनके चेहरे ढके हुए थे। कौन हो तुम लोग? बलदेव ने यह कहने के साथ साथ तलवार पर अपनी पकड़ और टाइट कर ली, पर उस ग्रुप में मौजूद लोगों ने कुछ नहीं कहा और वे आगे बढ़ने लगे। उन्हें आगे बढ़ते देख बलदेव भी हरकत में आ गए। बलदेव के हाथ में इस वक्त जो तलवार थी वो भी सोने सी चमक रही थी और उसके वार सामने मौजूद दुश्मनों को जमीन पर ढेर कर रहे थे। अपने दादाजी की इस स्किल को देखकर निर्भय भी काफी खुश था और वो भी इन टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में उतारना चाहता था। और तभी निर्भय ने देखा कि आग का एक गोला तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रहा है, तो वो हैरान रह गया। वो भले ही पावरफुल था और उसने सब सीखा था, लेकिन सडन वार के लिए वो तैयार नहीं था। और तभी वो आग का गोला निर्भय को छू पाता बलदेव सामने आ गए और उस गोले के झटके से एक ही पल में जमीन पर ढेर हो गए। दादाजी! जमीन पर गिरते ही अपने दादा को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए निर्भय चिल्लाया। निर्भय को देखते ही बलदेव की सांसें फूल गईं। उन्होंने कोशिश करते हुए कहा, मुझे खेद है निर्भय कि मैं तुम्हारी सेफ्टी नहीं कर पाया। अपने दादा का हाथ पकड़ते ही निर्भय के चेहरे से आंसू बहने लगे। नहीं दद्दू, ऐसे मत कहो, मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरे लिए जीना है। बलदेव का हाथ निर्भय के चारों ओर कस गया और उन्होंने निर्भय की ओर उम्मीद भरी नजरों के साथ देखा। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है निर्भय, अब तुम अपनी रक्षा करने के लिए काफी मजबूत हो। तुम्हारे अंदर रक्षक की सारी शक्तियां हैं। ये सुनकर निर्भय ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। नहीं, मैं आपके बिना ये सब नहीं कर सकता दादाजी। निर्भय की बात सुनकर बलदेव कमजोरी भरी मुस्कान के साथ बोले, तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, और तुम करोगे। तुम मेरी विरासत हो निर्भय। मेरी शिक्षाओं को आगे बढ़ाओ और मुझे गौरवान्वित करो। इन अंतिम शब्दों के साथ निर्भय के दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने दादा के निर्जीव शरीर को देखते हुए निर्भय को हार का एहसास हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसके दादाजी ने उसे एक बहुत बड़ा उपहार दिया था, रुद्र तकनीक की समझ और खुद को और दूसरों को बचाने की क्षमता। इसी दृढ़ निश्चय के साथ निर्भय खड़ा हो गया और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगा। वो जानता था कि उसे अपनी ट्रेनिंग जारी रखना है और अपने दादाजी का नाम रोशन करना है। और इसी के साथ वो उन आदमियों की ओर मुड़ा जिन्होंने उस पर हमला किया था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम लोगों ने जो किया है उसका हिसाब पूरा करने के लिए तैयार रहो। इस वक्त उसकी आवाज एक नए आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वे काले कपड़े में मौजूद लोग भी निर्भय को इस हाल में देखकर डर के मारे पीछे हट गए, पर हालातों की हकीकत देखकर निर्भय शॉक्ड में था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो और वो भावनाओं के समुद्र में डूब रहा हो। बिना दादाजी के साथ के वो कुछ भी नहीं था। और तभी पास आ रहे कदमों की आहट ने निर्भय की नींद उड़ा दी। उसने ऊपर देखा तो पाया जो लोग अभी उसके सामने डर रहे थे वे अब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें अब इस लड़के का कोई डर ही ना हो। उन्हीं गुंडों में से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेचारा, अब कैसे बचोगे बेटा? ये सब सुनकर गुस्से में निर्भय की मुट्ठियां भींच गई। उसका दुख तेजी से गुस्से में बदल गया। उसने ग्रुप के सदस्यों को घूर कर देखा और चिल्लाया, तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ग्रुप के लोग उसकी धमकी का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे, पर निर्भय भी अब कमजोर नहीं था।
वो एक साहसी और होनहार लड़के में तब्दील हो गया था। उसके दादाजी ने उसे जो भी सिखाया था वो सब उसे याद था, और यही सब सोचकर वो ग्रुप के सबसे करीबी सदस्य पर झपटा और उसने एक तेज मुक्के से उस इंसान को हवा में उड़ा दिया। हमला जोरदार था और फिर मुकाबला भी तेजी से होने लगा, जिसमें दोनों पक्षों ने जमकर मारपीट की। निर्भय एक अकेला उन सब पर भारी नहीं पड़ सकता था, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर धीरे धीरे ग्रुप के लोग लड़खड़ाने लगे। वे हाँफ रहे थे और पसीने से तर थे। उनके चेहरे दर्द से मुरझा गए थे। दूसरी तरफ निर्भय अब भी मजबूती से खड़ा था। उसने ग्रुप के लास्ट बचे हुए इंसान पर एक अंतिम मुक्का मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं ढेर हो गया। उन सब से सामना करने के बाद निर्भय का ध्यान फिर से अपने दादाजी पर गया, जो जमीन पर बेसुध पड़े थे। वो एक बार फिर उनकी तरफ दौड़ा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। दादाजी प्लीज उठ जाइए ना। ये सुनकर अचानक दादाजी के होठों से एक हल्की खांसी निकली और उनकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। ये देखकर निर्भय ने राहत की सांस ली। उसका दिल खुशी से फूल गया। दादाजी, दादाजी आप जिंदा हैं, उसने कहा और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसके दादाजी ने कमजोर रूप से उसकी पीठ थपथपाई। उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। मुझे तुम पर गर्व है मेरे लड़के, तुम बहुत बहादुरी से लड़े। यह सुनकर निर्भय ने अपने ऊपर गर्व और उपलब्धि की भावना महसूस की। उसने आज पहली बार अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो जीता भी था, पर अभी उसे सबसे पहले अपने दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जाना था। इसलिए वो उठा और उसने अपने दादाजी बलदेव को उनके दोनों कंधों की मदद से पकड़ा और उन्हें आराम से घसीटकर लिविंग रूम में ले आया। पर वो जानता था कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए वो सबसे पहले अपने पापा के पास गया। मगर उसके पापा तो काम पर गए थे। ये देखकर उसने उन्हें कॉल भी किया, पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। अब निर्भय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो इसके बाद सीधा अपनी चाची रीना के पास गया और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब रीना ने दरवाजा खोला और निर्भय को सामने खड़ा हुआ पाया, तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या है? निर्भय जानता था कि उसकी चाची का बर्ताव उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर उसे अभी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अभी अपने दादाजी की जान बचानी थी, जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसने अपनी चाची की तरफ देखकर कहा, चाची जी, वो दादाजी को। अभी निर्भय ने इतना ही कहा था, तभी रीना ने मुंह बिचकाते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहा, तेरे दादा हैं, तू जाने, हमें उनसे मतलब नहीं। निर्भय ये सब सुनकर हक्का बक्का सा खड़ा था। मतलब नहीं? पर कैसे? उनकी हर चीज यूज करने के बाद, उनके ही घर में रहने के बाद, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के बाद, मतलब नहीं का मतलब भी क्या होता है? पर वो इन सब पर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था। उसके पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए उसने बिना देरी किए खुद ही दादाजी को संभाला और श्यामलाल से गाड़ी निकालने को कहा। इस घर में बलदेव के बाद एक श्यामलाल ही था जो निर्भय की इज्जत करता था और उसके साथ प्यार से पेश आता था। वो भी बलदेव की हालत देखकर सदमे में था। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और बलदेव को उसमें लिटाकर वे लोग हॉस्पिटल निकल गए। अंकल जल्दी चलिए ना। बीच बीच में कई बार अपने दादाजी की उखड़ती सांसों को देखकर निर्भय श्यामलाल को टोकता, पर वो बेचारा क्या करता। वो तो फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था। करीब 20 मिनट के बाद वे लोग हॉस्पिटल के बाहर थे। श्यामलाल और निर्भय ने मिलकर बलदेव को बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लिटाकर जल्दी अंदर लेकर गए। डॉक्टर ने बलदेव की बिगड़ती हालत देखकर तुरंत उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया और उनका इलाज शुरू हो गया। यहाँ जब से बलदेव आईसीयू में एडमिट हुए थे, तभी से निर्भय हैरानी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था और उसे हैरान देखकर श्यामलाल भी विचलित हो रहा था। उसने निर्भय के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, टेंशन मत लीजिए छोटे मालिक, साहब को कुछ नहीं होगा, वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आपने गौतम साहब को इस बारे में बताया या नहीं? श्यामलाल की बात सुनकर निर्भय उन्हें हैरानी से देखते हुए बोला, किया था कॉल, पर उन्होंने उठाया नहीं। काश आज मैं वहां ना होता तो दादाजी की हालत ये ना हुई होती। मेरी ही वजह से वो इस हाल में है। निर्भय ने अभी इतना कहा ही था, तभी सामने से डॉक्टर वार्ड से निकल कर आए। उनके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। उन्होंने निर्भय के पास आकर कहा, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। यह सुनकर निर्भय एक ही झटके में वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। क्या करेगा अब निर्भय?
कैसे बनेगा वो ब्रह्मांड रक्षक अपने दादाजी की मदद के बिना? कौन थे वो लोग जो बलदेव पर हमला करने आए थे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला